नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सभी बागी नेताओं का एक ही मालिक, विदर्भ में बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को विदर्भ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी बताया कि वह बीजेपी के गठबंधन से बाहर क्यों आए थे। उद्धव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं से राखी बंधवाई। सभी बागी नेताओं का मालिक एक है। बीजेपी को शिवसेना तो चाहिए थी, लेकिन ठाकरे नहीं। लेकिन याद रहे, भले ही हमारे विधायक और सांसद चले गए हों, लेकिन दमदार शिवसैनिक अभी भी मेरे साथ ही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ गया था। मुझे कुर्सी का मोह कभी नहीं रहा। महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक हालात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब आपकी सरकार मजबूत थी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में चोरी करने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट है, लेकिन अब पीएम के साथ उन्हीं नेताओं का फोटो है। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर बयान दिया, उसी के बाद एनसीपी में फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार में कौन डिप्टी है अब समझ नहीं आता। फडणवीस की हालत एक फुल दो हाफ वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे अग्निवीर, कांग्रेस बोली बुनियाद ही गलत। सेना में भर्ती की इस योजना ने युवाओं के देश सेवा के सपने को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह हमला उन मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने वाले युवा बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं। रमेश ने ट्वीट किया कि पहले सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना युवाओं का सपना होता था। युवाओं के देश सेवा के संकल्प की इज्जत करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना की बुनियाद ही गलत है। सरकार ने देश की सेवा करने के युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। सरकार ने युवाओं के मन में कई आशंकाएं पैदा कर दी है। भारतीय सेना में अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अगले महीने यह अग्निवीर सेना की अलग अलग यूनिट्स में पहुंच जाएंगे। दूसरे बैच की ट्रेनिंग भी मार्च से शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीरों में एक तरफ ऐसे ट्रेनी है जिन्हें 30 दिन या इससे ज्यादा की मेडिकल लीव में रहने की वजह से बाहर कर दिया गया। वहीं ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने बेहतर मौका मिलने की वजह से ट्रेनिंग छोड़कर सेना को अलविदा कह दिया। सूत्रों के मुताबिक पहले बैच में ही 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें दूसरी जगह नौकरी का मौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 18 जुलाई को भाजपा ने एनडीए की मीटिंग बुलाई। बिहार से चिराग समेत 3 दलों के नेता आएंगे। एनसीपी, अकाली और टीडीपी भी आ सकती है। जी हां दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने 18 जुलाई को दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की बैठक बुलाई। इनमें कुछ नई पार्टियों के शामिल होने की चर्चा है। भाजपा का फोकस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उन नेताओं और पार्टियों पर है जो पिछले कुछ साल में एनडीए का साथ छोड़कर चले गए थे। महाराष्ट्र में एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट को एनडीए में जगह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर की सुलहदेव भारतीय समाजवादी पार्टी को भी एनडीए में लाने की चर्चा है। बिहार में जीतन राम मांझी की एचएएम, चिराग पासवान की एलजेपी, मुकेश साहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। पंजाब से अकाली दल और आंध्र प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के भी इसमें आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने दी वर्ल्ड कप से बाइकआउट की धमकी। खेल मंत्री बोले भारत एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर अड़ा, हम भी ऐसा करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन पर संशय बरकरार है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान माजरी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत भी एशिया कप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़े, वरना हम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी 27 जून को वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल जारी कर चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को अपने लीग के 8 मैच 4 शहरों हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में खेलना है। मजारी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसमें मेरे साथ कुल 11 मंत्री हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को भारत जाकर क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा की हैदराबाद में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक, दक्षिण राज्यों के लिए चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। रविवार को अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने पार्टी की रणनीतियों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए हैदराबाद में दक्षिण के राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप के नेता मौजूद थे। दोस्तों यह बैठक तेलंगाना में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। हैदराबाद में भाजपा तेलंगाना मुख्यालय में आयोजित क्षेत्रीय सलाहकार बैठक में पार्टी महासचिव BL संतोष और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पार्टी के सांसद और विधायक और राज्य इकाई के अध्यक्षों सहित अन्य लोग शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र पर बरसे सचिन पायलट, कहा स्थिति को बिगड़ने दिया गया। जी हां दोस्तों, हिंसा प्रभावित मणिपुर में हालात से निपटने के तरीके को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य में स्थिति को बिगड़ने दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर वास्तविक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य पर शासन करने का नैतिक और राजनीतिक अधिकार खो चुके हैं। पायलट ने कहा कि मणिपुर जैसा छोटा राज्य जिसे सावधानी, सहानुभूति और करुणा के साथ संभाला जाना चाहिए था, वहां कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई भी इसमें शामिल नहीं है। राज्य सत्तारूढ़ दल दिल्ली में कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका बोला भारत ने हमें खून खराबे से बचाया, कहा आर्थिक संकट में उसने हमारी रक्षा की, इतनी मदद कोई नहीं करता। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना ने भारत के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत एक भरोसेमंद दोस्त है और उसने पिछले साल आर्थिक संकट के दौरान हमारी रक्षा की। अगर भारत न होता तो शायद देश में एक बार फिर से खून खराबे का माहौल बन जाता। 2 दिन पहले इंडियन ट्रेवल कांग्रेस के डेलीगेशन के लिए हुए गाला डिनर के दौरान श्रीलंकन स्पीकर ने यह बात कही। अभयवर्धना ने कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच गहरी दोस्ती है। भारत हमेशा हमारा सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। दोनों देशों में कल्चर, नेशनल, सोशल और पॉलिसी की लिहाज से काफ़ी समानताएं हैं। मैंने सुना है कि भारत हमारे लोन को 12 सालों के लिए बढ़ाने यानी कि रिस्ट्रक्चर करने को तैयार है। हमें कभी इसकी उम्मीद नहीं थी और आज तक किसी भी देश ने हमारी इतनी मदद नहीं की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CM स्टालिन ने राज्यपाल को तमिलनाडु के लिए खतरा बताया, कहा सांप्रदायिक नफरत को भड़काते हैं, राष्ट्रपति को लेटर लिखकर उन्हें हटाने को कहा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को राज्यपाल RN रवि को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जब कोई गवर्नर राजनेता बन जाए तो उसे पद पर नहीं रहना चाहिए। CM ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्यपाल सांप्रदायिक नफरत को भड़काते हैं, वे तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा है। दरअसल दोस्तों, CM स्टालिन राज्यपाल के कामों से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि रवि ने संविधान की आर्टिकल 159 के तहत ली गई पद की शपथ का बार बार उल्लंघन किया। उन्होंने विधानसभा में पारित बिलों को मंजूरी देने में देरी की। AIADMK के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन तक नहीं दी। वे चुनी गई सरकार की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकों को चूना लगाने वाले और विलफुल डिफॉल्टर्स पर गिरेगी गाज, वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों को दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि PSB को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है। बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक 6 साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बट्टे खाते में डाला है। NPA को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कर्ज बैंक के बही खाते से हट जाता है। इसमें वह डूबा कर्ज भी शामिल है, जिसके लिए 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद पूर्ण प्रावधान किया गया है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ हाल ही में हुई बैठक में वित्त मंत्री ने बैंक प्रमुखों से जोखिम प्रबंधन गतिविधियां मजबूत करने और साइबर सुरक्षा जोखिमों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा
रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडा में खालिस्तानी और भारतीय आमने सामने, भारतवंशी तिरंगा लहराकर बोले खालिस्तानी सिख नहीं होते। ब्रिटेन में भारत विरोधी रैली में नहीं जुटी भीड़। जी हां दोस्तों, कनाडा में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर करीब 250 खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए और नारे भी लगाए। इसके जवाब में भारतीय समुदाय के लोग भी तिरंगा लेकर वहां मौजूद रहे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान उनके हाथ में तख्ती पर खालिस्तानी सिख नहीं होते स्लोगन लिखा हुआ था। भारतवंशियों के प्रदर्शन और नारेबाजी के आगे खालिस्तानियों की रैली फीकी पड़ गई। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्ष के समर्थक आमने सामने नजर आए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने 8 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में किल भारत रैली निकालने की घोषणा की थी। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए भारत माता मंदिर के बाहर अपना पोस्टर लगा दिया था। इस पर वॉर जोन लिखा हुआ था। पोस्टर में भारतीय डिप्लोमेट्स की तस्वीर भी थी जिन्हें निज्जर की हत्या का दोषी बताया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में जीएसटी नेटवर्क, टैक्स चोरी, फर्जी बिल से टैक्स क्रेडिट दिखाने पर पीएमएलए के तहत होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुड्स एवं सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे टैक्स चोरी और बिल में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार देर रात एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया है कि जीएसटी के तहत होने वाले अपराध जैसे कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को पीएमएलए एक्ट में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पीएमएलए एक्ट के तहत जीएसटीएन से जानकारी मांगी जा सकेगी। इसके साथ ही जीएसटीएन उन संस्थाओं में से एक बन गया है जिन्हें पीएमएलए एक्ट के तहत प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू के साथ जानकारी शेयर करना अनिवार्य है। जानकारों का मानना है कि फर्जी बिलिंग के माध्यम से कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को और अधिक अधिकार मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्यादा सैलरी देने के मामले में मुंबई और बेंगलुरु से आगे निकला यह शहर, राज्यों में टॉप पर है यूपी। जी हां दोस्तों, जुलाई 2023 तक एवरेज सैलरी सर्वे का आंकड़ा आ चुका है। भारत में एवरेज सालाना सैलरी 18,91,085 रुपए है, जबकि मोस्ट कॉमन अर्निंग 5,76,851 रुपए है। वहीं दोस्तों पुरुषों और महिलाओं के बीच सैलरी में अंतर भी ज्यादा है। पुरुषों को एवरेज सैलरी 19,53,000 रुपए और महिलाओं को एवरेज वेतन 15,16,000 रुपए से ज्यादा मिलता है। एवरेज सैलरी सर्वे दुनिया भर के 138 देशों के हजारों व्यक्तियों से वेतन डेटा पेश करता है और उनका विश्लेषण करता है। भारत के लिए दी गई जानकारी 11,570 लोगों की सैलरी पर आधारित है। विभिन्न कैरियर फील्ड में मैनेजमेंट और बिजनेस से सबसे ज्यादा एवरेज इनकम 29,50,185 रुपए है। इसके बाद लो प्रोफेशन से लोगों को आय हुई है, जिसमें सालाना एवरेज इनकम 27,02,962 रुपए है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, स्कूल हुए बंद, बाढ़ का अलर्ट जारी, हिमाचल में घर, पुल और गाड़ियां बही। जी हां दोस्तों, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिमी बारिश हुई। इससे पहले 25 जुलाई 1982 में 169.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दोस्तों 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिमी बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 123.4 मिमी बारिश हुई थी। उधर दोस्तों हरियाणा ने यमुना में 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की। बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के 2 जवान पोशाना नदी पार करते हुए डूब गए। वहीं हिमाचल में 5, जम्मू में 2 और यूपी में 4 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में व्यास नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया। एक पुल नदी में बह गया, वहीं कुछ दुकानें भी बाढ़ के पानी में समा गई। नदी में फंसे 5 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब केसरिया रंग की होगी। रेल मंत्री बोले नया कलर तिरंगे से प्रेरित, नई ट्रेन में 25 बदलाव भी किए गए। जी हां दोस्तों, रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रंग बदल दिया है। ब्लू की जगह अब ये केसरिया रंग होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया रंग तिरंगे से प्रेरित है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन में सुविधा के हिसाब से 25 छोटे छोटे बदलाव भी किए गए हैं। यात्रियों और एक्सपर्ट्स ने इसके लिए सुझाव दिए थे। देश भर में अभी
25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। 2 ट्रेनों को रिजर्व में रखा गया है। 28वीं ट्रेन को ट्रायल बेसिस पर केसरिया रंग दिया गया है। यह ट्रेन अभी चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में रखी हुई है। इसी फैक्ट्री में सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बनाया जाता है। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया था। उन्होंने दक्षिणी रेलवे के सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एआई रोबोट्स बोले हम इंसानों से बगावत नहीं करेंगे। जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा दुनिया को हम बेहतर ढंग से चला सकते हैं। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से ऑपरेट होने वाले रोबोट्स थे। इनमें 51 रोबोट लगभग 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए। रोबोट्स ने अलग अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सोफिया नाम की रोबोट ने कहा कि हम दुनिया को इंसानों से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमारे अंदर इंसानों की तरह भावनाएं नहीं है। इससे हम सभी फैसलों को मजबूती के साथ फैक्ट्स के आधार पर ले सकते हैं। रोबोट्स ने यह भी माना है कि वो अभी तक मानवीय भावनाओं पर ठीक से पकड़ नहीं बना पाए हैं। लोगों की सेहत और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बनाई गई रोबोट एंडा ने कहा कि हम इंसान की उम्र 150 से 180 साल तक बढ़ा सकते हैं। लोगों को अभी इसकी जानकारी ही नहीं है। जिस सम्मेलन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मकसद जलवायु परिवर्तन, भूख और सामाजिक देखभाल जैसे मुद्दों के समाधान में रोबोट के इस्तेमाल पर विचार करना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेडिंगले में दिखा बेसबॉल का दबदबा। इंग्लैंड ने टेस्ट में दिखाया वनडे का खेल। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने मैच जीतने के लिए 251 रनों का लक्ष्य था। बेन स्टोक्स की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 254 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो हैरी ब्रूक रहे। इस खिलाड़ी ने 93 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके जड़े। लीड्स में कंगारुओं के खिलाफ पूरी तरह से बेसबॉल का दबदबा दिखा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पहले दोनों टेस्ट में इंग्लैंड को हराया था। वहीं अब तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने कंगारुओं को शिकस्त दी है। अब इस तरह 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज 2-1 पर पहुंच गई है। बहरहाल दोस्तों, लीड्स टेस्ट की बात करें तो 251 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैक क्राउली ने उन्हें पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े। जैक क्राउली ने 55 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली, जबकि बेन डकेट ने 41 गेंदों पर 23 रन बनाए। हालांकि इसके अलावा मोइन अली, जो रूट, बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो ने निराश किया, लेकिन हैरी ब्रूक ने क्रिस वॉक्स के साथ 75 रनों की पार्टनरशिप कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। क्रिस वॉक्स ने 32 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजरंग पूनिया का बड़ा बयान, अगर यह साबित हो गया तो कुश्ती छोड़ देंगे। जी हां दोस्तों, एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट मिलने के लिए साथी पहलवानों के विरोध का सामना कर रहे आंदोलनकारी पहलवानों ने शनिवार को OIA के तथर्द पैनल से इस तरह की छूट की मांग करने से इनकार किया और कहा कि अगर यह साबित हो गया तो वे कुश्ती छोड़ देंगे। लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने शुक्रवार को तथर्द पैनल के फैसले पर सवाल उठाए थे कि क्या यह पहलवान इस तरह की छूट हासिल करने के लिए ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने जूनियर पहलवानों और उनके कोचों, अभिभावकों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। योगेश्वर दत्त ने कुछ और भी आरोप लगाए थे और बजरंग, साक्षी मलिक और विनेश फोगट की तिगड़ी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए पूर्व पहलवान और अब भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। साक्षी ने कहा कि हमने ट्रायल्स में छूट नहीं मांगी थी, बस तैयारी के लिए समय मांगा था। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने कहा कि हमने किसी का भी अधिकार नहीं छीना, हमने सिर्फ समय मांगा था क्योंकि हम कुश्ती से 6 महीने दूर थे, लेकिन आप गलत जानकारी फैला रहे हो। वहीं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग ने कहा कि अगर आपको एक मुकाबले के ट्रायल से परेशानी थी तो आपको खेल मंत्री के पास जाना चाहिए था, लेकिन आपने सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाने का फैसला किया। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि हमने छूट मांगी थी तो हम कुश्ती छोड़ने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पबजी लव स्टोरी, प्रेमी से मिलने भारत में घुसी पाकिस्तानी महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, बच्चों के भी बदले नाम। जी हां दोस्तों, पबजी से शुरू हुई भारतीय युवक और पाकिस्तानी महिला की प्रेम कहानी में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। पाकिस्तानी महिला अवैध रूप से भारत आने के बाद कानूनी शिकंजे में है और इसी दौरान उसने दावा किया कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। उसने हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। पबजी से प्रेम जाल में उलझकर पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर ने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म
अपना लिया है और सचिन को अपनाने के लिए अपना मुस्लिम सरनेम छोड़ दिया। महिला ने यह भी दावा किया कि उसने अपने नए धर्म के अनुरूप अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीमा हिंदुओं और मुसलमानों में एक आम नाम है और इसलिए सचिन ने कहा कि मुझे अपना पहला नाम बदलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को सीमा या सीमा सचिन कह सकती हूँ। हमने अपने बच्चों का नाम बदलकर राज, प्रियंका, परी और मुन्नी रख दिया है। हाल ही में जमानत पाने वाली महिला शनिवार को ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा स्थित घर में अपने साथी सचिन मीणा के साथ मिल गई। सीमा हैदर अब सचिन मीणा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और वैध दस्तावेजों के बिना ग्रेटर नोएडा में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आदेश दिया कि उसके 4 बच्चे जेल में मां के साथ रहेंगे। फिलहाल उसे जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का प्राचीनतम नाम क्या है, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।